सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां घर मिट्टी या कंक्रीट पर नहीं बल्कि पानी पर तैरते हैं। आपकी खिड़की के बाहर सड़क नहीं बल्कि एक गहरा झील है। स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं, एक छोटी सी लकड़ी की नाव है। बाजार में आप एक बैग नहीं बल्कि एक कश्ती लेकर जाते हो। दोस्तों, यह है फ्लोटिंग गांवों की दुनिया, एक प्राचीन जीवन शैली जो आज भी कुछ लोग अपना कर जीते हैं। लेकिन ये दुनिया खतरे में है। आज हम एक सफर पर चलेंगे, कंबोडिया के टोनले सैप झील से लेकर वियतनाम के मेकांग डेल्टा तक, फिलीपींस के बजाओ समुद्री खानाबदोशों से लेकर नाइजीरिया के मकोको झुग्गी बस्ती तक। हम देखेंगे कि क्या ये विलुप्त होती दुनिया भविष्य में टिकाऊ है या फिर बस इतिहास के पन्नों तक सिमट जाएगी। कंबोडिया का टोनले सैप झील दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा ताज़े पानी का झील है। इसके ऊपर हजारों लोग तैरते हुए घरों में रहते हैं। बरसात के मौसम में यह झील 6 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ग्रामीण अपने घर सचमुच में ले जाते हैं। जहाँ के घर बांस और लकड़ी के स्टिल्ट्स पर होते हैं जो 5-10 मीटर ऊंचे उठाए जाते हैं। हर घर के सामने एक छोटी सी फिशिंग बोट बंधी होती है। ये उनके लिए कार और स्कूटर दोनों का काम करती है। मार्केट्स, स्कूल, यहाँ तक कि मंदिर भी पानी पर हैं। एक स्थानीय शिक्षक बताती हैं कि बरसात के मौसम के समय में उनका स्कूल एक तैरते हुए मंच पर चलाया जाता है। बच्चे नाव से आते हैं और कभी कभी तो शिक्षक को खुद छात्रों के घर जाकर पढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा संकट है, अत्यधिक मछली पकड़ना और प्रदूषण। झील का पानी की गुणवत्ता गिर रही है और लोगों की रोजी रोटी सीधे इस पर निर्भर करती है। अगला स्टॉप वियतनाम का काइरंग फ्लोटिंग मार्केट है। कल्पना कीजिए, एक बाजार जहां सब्जी, फल, मछली और यहाँ तक कि कॉफ़ी भी नावों के बीच बिकती है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए नदी उनका राजमार्ग है। सुबह जल्दी जब सूरज निकलता है तो सैकड़ों नावें एक साथ बाजार बन जाती हैं। एक विक्रेता अपनी आम बेचने के लिए नाव पर एक बांस का खंभा लगाता है जिसमें आम लटका होता है। इससे पता चल जाता है कि उसकी नाव पर क्या बिक रहा है। लेकिन अब समस्या यह है कि आधुनिकीकरण और राजमार्गों के बनने की वजह से तैरते बाजार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फिलीपींस और मलेशिया के बीच एक समुदाय है जो बजाओ लाउट यानी सी नोमैड्स कहलाती है। ये लोग अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा पानी पे बिताते हैं। उनके घर बांस के बेड़ों पर होते हैं। वह फ्री डाइविंग विशेषज्ञ होते हैं। बिना ऑक्सीजन टैंक के 10-15 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। उनकी आंखें वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा प्रकाश अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होती हैं। एक बचाव गोताखोर के बारे में कहा जाता है कि वह 70 मीटर तक बिना किसी उपकरण के गोता लगा लेता था, जो विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। लेकिन अब उनकी जिंदगी भी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, अवैध मछली पकड़ना और आधुनिक सरकारों के दबाव से वो अपनी पैतृक जीवन शैली खो रहे हैं। अब चलते हैं अफ्रीका के नाइजीरिया में, जहां एक तैरता हुआ झुग्गी बस्ती है मकोको। यह जगह अफ्रीका का वेनिस कहलाती है, लेकिन वास्तविकता में यह एक गरीबी से ग्रस्त तैरती हुई दुनिया है। आधा मिलियन लोग मकोको में रहते हैं। यहाँ उचित स्वच्छता या स्वच्छ जल प्रणालियाँ नहीं हैं। सरकार इसे अवैध बस्ती मानकर बार बार तोड़ने की कोशिश करती है। 2012 में एक आर्किटेक्ट ने मकोको फ्लोटिंग स्कूल बनाया था, एक त्रिकोणीय पर्यावरण अनुकूल संरचना जो पानी पर तैरती थी। यह विश्व भर में प्रशंसित हुआ, लेकिन कुछ सालों में तूफान की वजह से गिर गया। यह दिखाता है कि बिना टिकाऊ योजना के तैरते गांव कमजोर होते हैं। सिर्फ विकासशील दुनिया ही नहीं, यूरोप में भी एक गांव है जिसे डच वेनिस कहते हैं, गीथोन, नीदरलैंड्स। यहाँ लोग नावों से यात्रा करते हैं और प्रदूषण मुक्त जीवन शैली जीते हैं। आधुनिक नवाचार, तैरते सौर फार्म जापान, नीदरलैंड्स। तैरते हुए इको शौचालय और अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली। इको टूरिज्म परियोजनाएं जो आय के साथ संस्कृति को संरक्षित करती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तैरते गांव भविष्य का उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु प्रवासियों के लिए तैरते शहर एक विकल्प हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और आर्किटेक्ट जैसे बीआरके इंगेज तैरते शहर के मॉडल प्रस्तावित कर रहे हैं। लेकिन अगर उचित स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली न बने तो ये गांव बस एक रोमांटिक गरीबी बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, तैरते गांव हमें एक विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ वे एक जादुई और टिकाऊ जीवन शैली लगते हैं, दूसरी तरफ वे संघर्ष और अनिश्चितता का प्रतीक हैं।
सोचने की बात है, जब पानी इंसान की दुनिया को संभाल सकता है, क्या इंसान पानी की दुनिया को बचा पाएगा? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जो हमें तय करना है, संरक्षित करें या गायब हो जाएं।